नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में कोरोना मरीजों की संख्या में बेतहाशा हो रही है वृद्धि। इन तीन जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या 2955 पहुंची। राज्य के साथ साथ उत्तर बंगाल में 3 जिलों में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में अभी तक 2955 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इन जिलों को सहायता दिया जाएगा। मालदा में नए सिरे से 96 मरीज मिले हैं। यहाँ पर कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1626 हो गई है। दक्षिण दिनाजपुर में नए सिरे से 111 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 784 हो गई थी। इसमें से 45 मरीज बालोरहाट के हैं। उत्तर दिनाजपुर में भी 30 मरीज संक्रमित मिले हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 545 हो गई है। इस जिले में अभी तक 3 लोगों की मौतें हुई है। रविवार को 2 लोगों की मौतें हुई, जो दोनों रायगंज के निवासी थे। इन मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका अधिकारियों और व्यवसायियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में रायगंज और दालखोला के सभी वार्डों को और 7 दिनों तक संपूर्ण रूप से लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ तृणमूल ने किया विरोध रैली। पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ रविवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध रैली निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस के जयगांव अंचल कमेटी की ओर से जयगांव में निकाली गई विरोध रैली में काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए सुपरमार्केट पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ तृणमूल की ओर से एक पथ सभा का भी आयोजन किया गया। जयगांव के प्रधान फुरबल आमा समेत अन्य तृणमूल नेताओं ने इस सभा को संबोधित करते हुए पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए इसे जन कल्याण के खिलाफ बताया। तृणमूल नेताओं ने कहा, पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। मालदा में एक दिन में कोरोना के 98 नए मामले। सरकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, थाने के ऑफिसर व कर्मचारी पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक दिन में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित लोगों में जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालय, पुलिस लाइन, थाने के ऑफिसर व कर्मचारी शामिल है। बता दें कि हाल ही में मालदा सदर महकुमा शासक सुरेंद्र चंद्र रानू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा ओल्ड मालदा मानियाचक के बीडीओ भी कोरोना संक्रमित पाए गए। जिला कलेक्टर बिल्डिंग में कई दफ्तरों में कर्मचारियों में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। इसके अलावा विभिन्न थाने के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हुए। यहाँ तक कि डीसीपी प्रशांत देवनाथ, अतिरिक्त जिला शासक पालडेन शेरपा भी पॉजिटिव पाए गए। ये सभी फिलहाल होम क्वारंटाइन में है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी महकमे में अधिकारी व कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आगे किस तरह काम होगा, इस बात को लेकर जिला पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों की माथापच्ची जारी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए हैं। इनमें रथुआ थाना इलाके में 63 मामले हैं। बाकी ओल्ड मालदा, इंग्लिश बाजार, कालियाचक, मानियाचक थाना इलाके के हैं। इसके साथ ही मालदा जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1600 पहुंच गई है। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण का 7वां इंस्टॉलेशन समारोह ऑनलाइन आयोजित। गोपाल कायन ने संभाला अध्यक्ष पदभार। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण का 7वां इंस्टॉलेशन समारोह ऑनलाइन आयोजित हुआ। कोरोना महामारी के चलते इंस्टॉलेशन समारोह को जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया गया। रोटरी उत्तरायण के आगामी सत्र के लिए गोपाल कायन को शपथ पाठ करवाते हुए अध्यक्ष पदभार सौंपा गया। सचिव अजय गुप्ता और कोषाध्यक्ष संजीत अग्रवाल को बनाया गया। अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हुए गोपाल कायन ने संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही। उल्लेखनीय है कि रोटरी उत्तरायण लगातार सेवा कार्य में अग्रसर भूमिका निभाते हुए कार्य कर रही है। कोविड काल में भी संस्था के द्वारा कई सेवामूलक और सहयोग कार्य किए गए। उत्तराखंड में बादल फटने से मची तबाही, 3 की मौत, 9 लोग अभी तक है लापता। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर गिर गए हैं। पहाड़ से अचानक आए मलबे में कई घर दब गए हैं। साथ ही पानी के बहाव से कई लोगों के बहने की खबर है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 लोगों की मौतें हुई है और 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहाँ अगले 2 दिनों तक भारी बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सटे राजस्थान में वर्षा में वृद्धि होगी। इन राज्यों में अनेक स्थानों पर मध्यम से बारिश होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्का बारिश होगा। जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुआ। हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में भारी बारिश संभव है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से गौरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद मुनियासरी में 5 घर पानी के बहाव में बह गए। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं जताई है। कल यानी 21 जुलाई से राज्य में बारिश में कमी आएगी।
हर दिन बन रहा है देश में नया रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 40,425 नए मामले सामने, संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 40,425 नए मामले सामने आए और 681 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 11,18,043 पहुंच गई है, जिनमें से 3,90,459 सक्रिय मामले हैं। 7,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 27,497 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 19 जुलाई तक कोरोना के लिए 1,40,47,908 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 2,56,039 नमूनों का परीक्षण पिछले 24 घंटे में किया गया। कोरोना से दुनिया में अब तक 1.46 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। नाइजीरिया के विदेश मंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव। ट्रंप ने कहा, अमेरिका की मृत्यु दर सबसे कम। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,40,40,339 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 87,34,779 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 6,08,856 लोगों की मौतें हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश में मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ अब तक 1,43,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि 38.98 लाख संक्रमित है। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जियोफेर ओनियामा पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चौथा रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में अब तक 36,107 मरीज है, जबकि 778 लोगों की मौतें हो चुकी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में कोरोना ने फिर बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में सबसे ज्यादा 2,278 नए मामले सामने, 36 लोगों की मौतें। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की भयावह होती स्थिति के बीच एक बार फिर रविवार को कोविड-19 के संक्रमण और मौतों का सर्वाधिक रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 24 घंटे में जहां 2,278 लोग संक्रमण का शिकार हुए, वहीं 36 लोगों की जाने गई। संक्रमण और कोरोना मौतों का यहाँ सर्वाधिक आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में केवल राजधानी कोलकाता में 662 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 15 लोगों की मौतें हुई है। कोलकाता के अलावा उत्तर 24 परगना जिले में भी कोरोना हॉटस्पॉट हुआ है, जिससे जिले में एक दिन में 554 लोग संक्रमित हुए हैं और 9 लोगों की मौतें हुई है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 42,487 लोग संक्रमित हो चुके हैं। रविवार को सबसे अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कुल 1,344 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए, जिसकी वजह से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 24,883 हो गई है। चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में कुल 36 लोगों की मौतें हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,112 पहुंच गई है। वहीं बंगाल में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,492 पहुंच चुकी है, यानी इन लोगों का चिकित्सा चल रहा है।
भारत नेपाल के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। नेपाल पुलिस ने बिहार के किशनगंज बॉर्डर के पास 3 भारतीयों पर फायरिंग की। एक की हालत बनी हुई है गंभीर। नेपाल पुलिस ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है। बिहार के किशनगंज के भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल पुलिस ने 3 भारतीयों पर फायरिंग की। इनमें से एक घायल बताया जा रहा है, जिससे अस्पताल में भर्ती करा लिया गया है। एसपी कुमार आशीष ने बताया कि नेपाल पुलिस ने शनिवार रात फायरिंग की। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लोगों ने कहा कि वे लोग अपने मवेशियों की तलाश में थे जब उन पर फायरिंग हुई। हमने नेपाल पुलिस से बात की है। मामला अभी शांतिपूर्ण है, आगे की जांच जारी है। 12 जून को नेपाल की तरफ से बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग की गई थी। इसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 3 घायल हुए थे। जानकी नगर बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है। देश में नहीं थमने जा रहा है कोविड-19 का कहर। बरसात में पीक पर होगा कोरोना संक्रमण, सर्दी में तेजी से बढ़ेगा, रिसर्च में किया गया दावा। कोरोना को लेकर भारत में की गई स्टडी में नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। भुवनेश्वर IIT और एम्स के साझा शोध के मुताबिक तापमान कम होने के कारण बरसात में कोरोना संक्रमण पीक यानी कि शिखर पर कोरोना वायरस संक्रमण होगा और सर्दी में यहाँ काफी तेजी से बढ़ेगा। IIT भुवनेश्वर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशंस एंड क्लाइमेटिक साइंस के विनोज V गोपीनाथ N और एम्स भुवनेश्वर के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विजयनी V और वैजंती माला M ने यह अध्ययन किया है। इन शोधार्थियों ने दावा किया है कि बरसात के मौसम में तापमान कम होगा और वायुमंडल की शीतलता क्रमश शीत ऋतु की तरफ गति करने पर देश में कोरोना संक्रमण के लिए बेहतर होगा। इस रिपोर्ट में अप्रैल और जून में 28 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण पद्धति एवं संक्रमण संख्या को अध्ययन का आधार बनाया गया है। शोधकर्ता ने कहा कि तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस संक्रमण की गति कम हुई है, ऐसा शोध में पाया गया है। अच्छी खबर, आज से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो सकता है शुरू। दिल्ली स्थित एम्स में सोमवार से कोरोना के इलाज के लिए तैयार किए गए वैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो जाएगा। एम्स की एथिक्स कमेटी ने इसकी इजाजत दे दी है। कोवैक्सीन के मानव पर पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR की तरफ से दिल्ली के एम्स समेत 12 इंस्टीट्यूट्स को चुना गया है। इस वैक्सीन का ट्रायल 375 लोगों पर किया जाएगा, जिनमें 100 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर ट्रायल एम्स में होगा। उत्तर दिनाजपुर जिले में जारी है कोरोना वायरस का कहर। 2 और लोगों की हुई मौतें। पिछले काफी दिनों से उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन मृत्यु दर रुकी हुई थी। लेकिन अब फिर से 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही व्यक्ति रायगंज के निवासी है। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद रायगंज 18 नंबर वार्ड के निवासी एक वृद्धा को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। दूसरी तरफ रायगंज के चंडीताला निवासी वृद्ध को भर्ती कराया गया था। दोनों की ही मौत हो गई। इससे रायगंज निवासियों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले दालखोला शहर के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अभी तक उत्तर दिनाजपुर जिले में 3 लोगों की मौतें हो चुकी है। असम में 26 जिलों में भीषण बाढ़ भूस्खलन, 27.64 लाख लोग हुए प्रभावित। अब तक 105 लोगों की हो चुकी है मौत। राहत शिविरों में 18,000 लोग रह रहे। यहाँ पर भी बना हुआ है कोरोना संक्रमण का खतरा। असम के 33 में से 26 जिले भारी बारिश, भीषण बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में है। इससे अब तक यहाँ 105 लोगों की मौतें हो चुकी है। करीब 27.64 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत शिविरों में करीब 18,000 लोग हैं। बाढ़ के कारण बांस, टीन की छत से बनी लोगों का घर लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम में 31,500 वर्ग किलोमीटर हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, यानी करीब 40% हिस्सा चपेट में है। इसकी बड़ी वजह असम पूरी तरह से नदी घाटी में ही बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ही है और बाकी 22,244 वर्ग किलोमीटर बारक नदी घाटी में है। हर साल बाढ़ की वजह से असम को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 की बाढ़ में 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ रण क्षेत्र बना चोपड़ा। ग्रामीणों ने सड़क अवरोध कर किया प्रदर्शन, सरकारी बस फूके, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। घर से अपहरण कर दरिंदों ने बनाया हवश का शिकार। माध्यमिक पास एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या किए जाने की घटना के खिलाफ रविवार को उत्तर दिनाजपुर जिले का चोपड़ा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। चोपड़ा थाने के चतुरागाछ इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र लोगों ने कई सरकारी बसें व अन्य वाहनों को जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने मौके पर पहुंचे पुलिस पर भी हमला किया। हालत पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे व लाठी चार्ज भी किया।
गौरतलब है कि छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की जाने घटना के खिलाफ आज सुबह ग्रामीणों ने पहले राज्य सड़क का अवरोध किया, बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। हालत पर काबू करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया। परिस्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे व लाठीचार्ज किया। मृत छात्रा की शिनाख्त मामपी सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात कुछ बदमाशों ने उसे उसके घर से अपहरण कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर शव चाय बागान के निकट बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। दूसरी ओर इस अमानवीय घटना के खिलाफ व दोषियों को सजा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायर जलाकर यातायात ठप कर दिया। साथ ही इन लोगों ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस घटना की जाँच शुरू कर दी है। মোরার বাড়ি থেকে মানে আমাদেরকে খবর দিল হিন্দু আর মিয়ার মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে, সেই জন্য আমরা বুঝতে নেবে এই জন্য বললো সেটা যাবো ওই দিক দিয়ে আমাদের ওটার জন্য তো আগে বললাম কাকা আমরাও দেখে যাবো। তোমরা কি এখানে এগুলো নিয়ে আসে মারপিট করার জন্য আসছিল? না আমাদেরকে বললো হিন্দুর মধ্যে চলে আয় তীর্থনুক সেই জন্য আনলাম। হ্যাঁ আমরা বলে মারার জন্য কোনো অভিজ্ঞতা আমার মোরা বাড়ি থেকে আসলাম। তুমি তো আসছো তো, তাহলে তীর ধনুক নিয়ে মারপিট করার জন্যই তো আসছো। না ওই ঝামেলা শুনলাম বলে আমাদেরকে বললো মারপিট হচ্ছে, সেই জন্য তুমি মারপিট করতে আসছো। আমরা তো করিনি স্যার, আমরা তো বিধান করতে আসলাম। আসছো তো? বিধান করতে গিয়ে মোটামুটি আধা ঘন্টা হয়নি। আসছো তো? আসছো তো? আসছি। दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नीरज जिम्बा के द्वारा सिक्किम वासियों के ऊपर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सिक्किम में हो रहा है चौतरफा विरोध। सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी ने भी जताया विरोध। गत कुछ दिनों पहले दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा के द्वारा सिक्किम वासियों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सिक्किम में उग्र विरोध छाया हुआ है। आज सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्रहांग सुब्बा ने भी अपना बयान जारी कर कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की थी। इसी क्रम में आज अपराह्न सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टी के प्रवक्ता तथा मुख्यमंत्री पीएस गोले के राजनैतिक सचिव जैकब खालिंग ने एक पत्रकार सम्मेलन कर पार्टी, सरकार तथा सिक्किम वासियों के पक्ष में विधायक जिम्बा के उक्त बयान पर घोर विरोध जताते हुए विधायक को यथाशीघ्र अपना स्पष्टीकरण देने के साथ सिक्किम वासियों से माफी मांगने की बात कही। र वर्तमानमा दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रको विधायक श्री नीरज जिम्बाज्यूले आफ्नो कुरा राख्ने क्रममा अन्य चाहिँ सिक्किमको अनि सिक्किमे जनताको मन मस्तिष्क र अन्तस्करणमा ठेस पुग्ने कुरा जुन निकाल्नु भएको छ त्यसको हामी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको तर्फबाट घोर भत्सना गर्दछौँ, त्यसको विरोध गर्दछौँ। युगौँदेखि सिक्किम अनि दार्जिलिङका हामी निवासीहरू, राजनीतिज्ञहरू, साहित्यकारहरू, कलाकारहरू, शिक्षितहरू अनि धेरैजना साइनो पढ्नेहरू पनि अनि कामदारहरू हामी मिलेर बसिआएको र नङ र मासुको साइनो रहेको हाम्रो पुरानो इतिहास छ। सिक्किमले पनि दार्जिलिङलाई सम्मान र इज्जत जनाउँदै आएको छ अनि दार्जिलिङले पनि सिक्किमलाई स्नेह, माया, ममता र इज्जत गर्दै आएको हाम्रो पुरानो इतिहास छ। तर अचानक हुनसक्छ आवेगमा आएर अथवा हुनसक्छ आफ्नो कुरालाई त्यहाँ स्पष्टीकरण गर्ने क्रममा भुलवश पनि हुनसक्छ सिक्किमलाई योपालि वर्तमान दार्जिलिङको विधायक श्री नीरज जिम्बाले सिक्किमको जनताहरू च्यादरमा बिक्री हुने खालको मन्तव्य दिएर सिक्किमे जनताको मनमा चोट पुर्याइदिएको छ, हाम्रो हृदयमा चोट पुगेको छ अनि यो समस्त सिक्किमेकै लागि अपमानको कुरा भएको छ र यो कुराको हामी घोर विरोध गर्दै माननीय विधायक श्री नीरज जिम्बाज्यूले दार्जिलिङ अनि सिक्किमको जनताको खातिर, हामी सिक्किमको जनताको खातिर मात्र पनि भन्दैनौँ तर दार्जिलिङ र सिक्किमकै जनताको पुरानो सम्बन्धको खातिर यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै झट्टै माफी माग्नु पर्ने हामी उहाँलाई बिन्ती गर्छौँ। उहाँले आफ्नो वक्तव्यको सुरुवातीमा भन्नुभएको रहेछ कि दार्जिलिङको मानिसहरू अवैज्ञ छन्, शिक्षित छन्, उहाँहरू सुशील छन्, संसारकै अवैज्ञ मान्छेहरू छन् भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा हामी पनि विश्वास गर्छौँ। त्यो कुरामा हाम्रो पनि मत मिल्छ कि दार्जिलिङको नागरिकहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, सुसंस्कृत हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि बढेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ।
उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा की घटना को लेकर पर्यटन मंत्री गौतम देव ने पत्रकार सम्मेलन कर कहा कि आगामी कल 3 बजे वे चोपड़ा के उद्देश्य से यहां से रवाना होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि चोपड़ा में जो 10वीं कक्षा की छात्रा की मौत हुई है, इस घटना के निष्पक्ष जांच एवं मामले को देखने के लिए आगामी कल 3 बजे वे राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी, तृणमूल नेता कन्हैयालाल अग्रवाल, तृणमूल नेत्री मौसम बेनजीर नूर सहित अन्य नेता मृतक छात्र के परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे। 10वीं कक्षा की छात्र की मृत्यु को लेकर उन्होंने दुख प्रकट किया एवं परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि इस घटना में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी एवं दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। চোপড়ায় গতকাল আজকে ভোরে ওই মাম্পি সিনা একটি মেয়ের দুঃখজনক মৃত্যু হয়েছে। আগামীকাল 3টের সময় চোপড়ায় আমরা যাচ্ছি। আমি এবং রাব্বানি সাহেব, আমাদের রাজ্য মন্ত্রিসভার এমওএস এবং চেয়ারম্যান এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূলের সভাপতি কানায়াদা, সাংসদ মৌসুম বেনজির নূর, হামিদুর রহমান, ওখানকার চোপড়ার লোকাল এমএলএ, এরা যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি যাচ্ছি। কালকে 3টের সময় মেয়েটির বাড়িতে যাব, আমরা তাদের সমবেদনা জানাতে যাব এবং সমস্ত ঘটনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা রিপোর্ট করব। ওই সব বিজেপির এদের এই ইরেসপন্সিবল কথাবার্তা আমি কোনো উত্তর দিতে চাই না। একটা ক্লাস 10 মাধ্যমিক পাশ করেছে একটি মেয়ে, আর এত দুঃখজনক একটা মৃত্যু হয়েছে। এই মেয়েটির এই দুঃখজনক মৃত্যু নিয়ে আমরা কোনো রাজনীতি চাই না। পুলিশ তদন্ত করবে এবং দোষীদের নিশ্চিতভাবেই কড়া শাস্তি সেটা বর্তমান আইনে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতি সংবেদনশীল এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন আছে। এখানে বিজেপি এই ধরনের ঘটনা নিয়ে সর্বত্রই রাজনীতি করে, এখানেও তারা সেই রাজনীতি করতে চায়। এটা দুঃখজনক। আমরা কালকে যাচ্ছি, দুই রাজ্যের মন্ত্রিসভার 2জন সদস্য, এমপি, আমাদের রাজ্যসভার এবং এমএলএ, পাশের মুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আমরা একসাথে যাব গিয়ে। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।